नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर 29 और 30 मई को जो कार्यक्रम तय था उसमें आंशिक बदलाव आया है। बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री 29 को पटना आएंगे और यहां आकर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो सीधे पटना आएंगे और बीजेपी दफ्तर आकर कार्यकर्ताओं से भी मिलने की प्रबल संभावना है। इसके बाद शाम में वो राजभवन में विश्राम करेंगे और अगले दिन अगले सुबह से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और सासाराम के विक्रमगंज में कार्यक्रम आहूत है, जहां पर प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और बिहार को एक बड़ा सौगात देंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर प्रधानमंत्री जोश बढ़ाएंगे और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी दफ्तर आना कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी इमली बाग में हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे के करीब अयोध्या पहुंचे, जहां हनुमानगढ़ी में जाके पूजा अर्चना किया। उसके बाद यहां नागा साधुओं के बीच में हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। लगभग 17,000 स्क्वायर फीट में हनुमत कथा मंडपम का निर्माण किया गया है। 5,000 श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था की गई है और लगभग 1,000 स्क्वायर फीट में यहाँ जो मंच है उसका निर्माण किया गया है। श्री हनुमानगढ़ी में श्री हनुमत कथा मंडपम के नाम से एक बहुत बड़ा हॉल बनाया जाए, जो कि यहाँ 2-4-6 मंडल में ना हो, और ऐसा ही हुआ। सभी के अथक प्रयास से ये चीज़ें संभव हुई और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने उद्बोधन में कई महत्वपूर्ण बात की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लेकर कई सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं है और जो भारत को छेड़ता है उसको भारत छोड़ता नहीं है। वहीं पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान के अब दिन ज़्यादा नहीं रहे, पाकिस्तान की उम्र 75 वर्ष की हो गई है, अब ज़्यादा उम्र नहीं रहेगी और जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला है वो उसकी सज़ा खुद भोगेगा। लगभग 2 घंटे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रहे। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। यूपी एटीएस को मिली है भारी सफलता। आपको बता दूं कि वाराणसी में तुफैल नामक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने देर शाम वाराणसी से तुफैल नामक युवक को उठाया और इसकी सूचना मिलते ही वाराणसी पुलिस में हड़कंप मच गया। तत्काल क्षेत्रीय पुलिस तथा विभिन्न विभागों के जांच एजेंसियों के अधिकारी तत्काल वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत दोषीपुरा इलाके में रहने वाले तुफैल के घर पर पहुंची, जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था को लगाया गया। हालांकि एटीएस तो तुफैल को लेकर के लखनऊ के लिए रवाना हो गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस, स्थानीय जांच एजेंसियां, स्थानीय थाना फोर्स जो है तुफैल के घर के चारों तरफ चक्रवण करती हुई नजर आ रही है। वहीं पे 10 से ज़्यादा पुलिस के जवान परमानेंट जो है तुफैल के घर पे लगा दिया गया है। साथ ही बाबरी मस्जिद को लेकर के वह बदला लेने के लिए भी मैसेज के माध्यम से बात करता था। वाराणसी पुलिस इस पर सतर्क होने के साथ ही साथ तुफैल का एक और अतिरिक्त मकान है जो उसकी मां का उसके पिता से तलाक होने के बाद आदमपुर थाना क्षेत्र में छित्तनपुरा इलाके में है, वहां पर भी पुलिस पहुंची है तथा क्षेत्रीय लोगों के साथ ही साथ घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में क्या पता चलता है, क्या जानकारी निकलती है। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया बात करते हैं तो तुफैल पाकिस्तान के लिए, ISI के लिए काम करता था और देश की खुफिया जानकारी देता था। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। गुरुवार देर शाम झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में वैसे तो कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रस्ताव पारित किया गया वो राज्य के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को लेकर रहा। राज्य के सरकारी विभागों में जो विभिन्न विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी काम करते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों के लिए एक नियमावली का निर्धारण किया गया। उस नियमावली के तहत अब
कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की जो सर्विस समयावधि होगी वो कम से कम 5 साल की होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होगी उसमें ये होगा कि अब आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, जिसके तहत अगर आरक्षण रोस्टर का पालन करने की बात अब सामने आती है तो लगभग 75% स्थानीय लोगों को अब कॉन्ट्रैक्ट में भी काम मिल सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी उन लोगों को एक तरह से आरक्षण मिल सकेगा। इन नियमों के लागू होने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी बहुत हद तक निश्चिंतता की जिंदगी जी सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब हेमंत सोरेन थे उसी समय से इनकी ये मांग थी, जो अब इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी दूसरी पाली में पूरा किया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। हिमाचल प्रदेश के चर्चित अधिकारी बिमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कई बड़े सवाल खड़े करती है। जहां पुलिस की जवाबदेही बनती है, वहीं जांच अधिकारी कह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से जांच की गई है, पर वहीं डीजीपी इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सच को सामने लाने की जिम्मेदारी हमारी है और देखना होगा कि क्या अब इस केस की फाइल सीबीआई के पास जाएगी। जब जांच में ही मतभेद हो और परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा हो, तब निष्पक्ष जांच से ही विश्वास की बहाली होगी। डीजीपी ने सवाल उठाए हैं और खुद न्यायपालिका इस पे गंभीर है। देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला देती है और क्या जांच की सच्चाई सीबीआई के द्वारा ही सामने आएगी। मिताली चंदोला के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज ये जानकारी साझा की कि छत्तीसगढ़ कोरोना के नए वेरिएंट का सामना करने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ में कोरोना के कोई मामले नए नहीं सामने आए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर, जिसे मेकाहारा कहा जाता है, वहाँ पे कोरोना को लेकर नई ओपीडी चालू करने जा रही है सरकार। सब तरह की दवाइयाँ वहाँ मौजूद रहेंगी, स्टाफ अलग से रहेगा, कोविड का पूरा वार्ड बनेगा और अगर कोई किसी तरह का पेशेंट आते हैं सामने या कोई मामले सामने आते हैं, सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना के नए वेरिएंट्स से लेके बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह का एक मैसेज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज दिया है। तो छत्तीसगढ़ हाई अलर्ट पे है। सारे सीएमएचओ जो हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों के, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने एरिया में कोरोना के नए वेरिएंट का सामना करने की तैयारी रखें। सब जगह एक वार्ड हो अलग से, ओपीडी हो अलग से, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। एशियाई देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों ने भारत की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब भारत में भी ये नया वेरिएंट पैर पसारने लगा है। गुरुवार शाम तक देश भर में 270 से ज़्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इस नए वेरिएंट के कारण देश में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। केंद्र सरकार ने एहतियातन सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं उत्तराखंड ने भी अपने सभी 13 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। ऐसे में हाल ही में 2 नए केस उत्तराखंड में सामने आए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तौर पर स्क्रीनिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। हालांकि ये दोनों केस हल्के माने जा रहे हैं, जिसमें से एक गुजरात और दूसरा कर्नाटक से हैं। एहतियात के तौर पर डॉक्टर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड-19 के समय जिन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा था, उनका सख्ती से पालन करें तो इस वेरिएंट से बचा जा सकता है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। पुष्पा फिल्म की तरह खैर की लकड़ी चोरी करने का चोरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो 15 और 16 मई की रात की दरमियान का बताया जा रहा है, जहां जंगल में लकड़ी चोर तस्करों के द्वारा लकड़ी ले जाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना मिलती है तो
कहीं ना कहीं जो लकड़ी तस्कर हैं वो लकड़ियों को, जो खैर की काफी महंगी लकड़ी थी, उनको नदी में बहा देते हैं, जिसके बाद फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंचती है और नदी में बह रही लकड़ियों को बरामद करती हैं। ये 35 कुंटल लकड़ियां खैर की बरामद करने के बाद 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई की है, लेकिन कुछ आरोपी जो इसके मास्टरमाइंड हैं वह भूमिगत हो गए और फरार हो गए हैं। ऐसे में फॉरेस्ट विभाग और पुलिस के द्वारा उनकी भी तलाशी की जा रही है। देखना होगा पुलिस उन मुख्य आरोपियों तक कब तक पहुंच पाती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। मानसून आने से पहले मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिसके कारण ज़्यादातर मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिसके कारण जनजीवन भी असामान्य हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं 40 से ज़्यादा शहरों में बारिश की संभावना जताई है। इसमें ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में रात को तेज बारिश हुई और आगामी 3 से 4 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि मानसून 15 जून तक भोपाल आ सकता है मध्य प्रदेश में, इसके जून में आने की संभावना रहती है, मगर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद समय से पहले ये मानसून मध्य प्रदेश में आ जाए और जल्द ही ये मानसून भारत में प्रवेश भी कर सकता है, जिसके कारण प्री मानसून गतिविधियां चल रही हैं और अलर्ट जारी किया जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। 2.5 साल बाद एक बार फिर गुरुग्राम में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। कल यानी वीरवार को जहां 2 केस रजिस्टर किए गए थे, तो वहीं आज भी एक 45 वर्षीय व्यक्ति सेक्टर 52 का जो रहने वाला है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया है। अब गुरुग्राम में टोटल 3 मामले एक्टिव है। फिलहाल जो है इन तीनों को ही होम आइसोलेशन में रखा गया है। तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इन 3 पेशेंट्स में से एक पेशेंट महिला है जो थोड़े दिन पहले ही मुंबई से लौटी थी। गुरुग्राम की सिविल सर्जन अलका सिंह का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने हर परिस्थिति पर अपनी नजर बनाई हुई है और तमाम निजी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के लिए बोल दिया गया है। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भी एक ऐसा वार्ड बनाया जाएगा जहां केवल जरूरत पड़ने पर कोविड के पेशेंट्स को एडमिट किया जाएगा। अलका सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड को लेकर जो एसओपीज बनाई गई थी उन्हें अपनी जिंदगी में वापस से अपनाने की जरूरत है, यानी बार बार अपना हाथ धोएं, फेस पर मास्क लगाएं और जरूरत पड़ने पर ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मैं मनोज वशिष्ठ, गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले से जुड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। साथ ही में आपको बता दें कि हाईकोर्ट में कुछ वादों में दाखिल अर्जियों पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में हुई है ये सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर केस से जुड़ी 1.5 दर्जन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद की 2.5 एकड़ ज़मीन भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान यानी गर्भगृह है। याचिका में इससे विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग की गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है। 4 जुलाई 2025 को इस मामले की होगी अगली सुनवाई। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। राजस्थान के कोटा में छात्रों द्वारा लगातार किए जा रहे आत्महत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को से पेश डबल एजी शिवमंगल शर्मा से पूछा है कि आपने राज्य सरकार के तौर पर अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं, इसको लेकर अब तक आपने अभी तक क्या कुछ किया है। उन्होंने यह भी पूछा कि कितने ऐसे छात्र हैं जो अब तक सुसाइड कर चुके हैं, जिस पर राज्य सरकार कोर्ट से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है
वहीं मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, जो एसआईटी मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने कोटा के पुलिस अधिकारी को तलब किया है और 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने को कहा है। अब देखना होगा कोटा के अधिकारी जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे तो क्या कुछ अपनी सफाई में कहते हैं। दरअसल 2 सुसाइड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विवेक मटपाल के साथ गोपाल कृष्ण।